हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बिहार करंट अफेयर्स 5 मार्च 2023 के सारे वीडियो लेकर उपस्थित हूं, सारे क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली आप देखते हैं बिहार करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहता है दोस्तों। इसमें बिहार के करंट अफेयर्स के सभी लगभग क्वेश्चन अपलोड होते हैं। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को भी मैं इसमें शामिल करता हूं कि जिससे आप अन्य एग्जामों में भी सफलता प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 31 दिसंबर 2022 तक बिहार के बैंकों का साख जमा अनुपात सीडी रेशियो जिसको कहा जाता है बढ़कर कितना हो गया। देखिए दोस्तों, 2021 में दिसंबर 2021 तक साख जमा जो अनुपात था 50.18% था। 2022-23 31 दिसंबर 2022 तक 54.25% बढ़ा है। लगभग 4% की बढ़ोतरी हुई है इसमें। लेकिन तभी भी जो बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं, उन्होंने चिताया है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर साख जमा अनुपात है वो 75% है। साख जमा अनुपात का मतलब क्या हुआ? देखिए दोस्तों, बैंकों में कितना पैसा आया और कितना बैंकों ने ऋण दिया, लोगों को ऋण दिया, चाहे अपने बैंकों के उत्पादों को लोगों की तरफ बांटा, तो उसकी गणना है दोस्तों कि कितना जमा किया गया बैंकों में। बिहार के बैंकों में कितना पैसा जमा किया लोगों ने और कितना बैंकों के द्वारा ऋण दिया गया लोगों को, इसी को साख जमा अनुपात कहते हैं। तो सीडी रेशियो पूरे भारत का जो है 75% है, लेकिन बिहार का 54% है। तो बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस पर नाराजगी जताते हुए बैंकों को कहा है कि जो बैंकें कम ऋण देगी उन पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। 6 सालों में 10% साख अनुपात बढ़ा है। 2022-23 में बिहार के बैंकों में कुल जमा 4,41,280 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। और इस दौरान जो ऋण दिया गया है 2022-23 के दौरान वो दो दो 2,39,389 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो लगभग 54% का यह अनुपात बनता है साख रेशियो का, सीडी रेशियो। वार्षिक साख में 77.88% उपलब्धि हुई है। ठीक है। साल भर में जो है 77.88% की उपलब्धि हुई है। इसमें केसीसी खातों के लिए जो निर्धारित लक्ष्य रखा गया था वो मात्र 44% ही पूरा हो पाया है। बिहार की किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया गया है? क्या तो ये बबीता गुप्ता है जो मुजफ्फरपुर की, देखिए ये जीविका की सदस्य भी है। बबीता गुप्ता ने दोस्तों क्या किया? बबीता गुप्ता ने जो अपशिष्ट प्लास्टिक जो फेंके रहते थे उनका प्रबंधन किया और उस अपशिष्ट प्लास्टिकों से इन्होंने उपयोगी और सजावटी सामग्री बनाई। ठीक है। यानी इन्होंने अपशिष्ट प्रबंधन का एक बेहतरीन नमूना पेश किया बिहार में। तो ये बबीता गुप्ता है, ये मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की रहने वाली है। 2023 में इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की श्रेणी में पुरस्कृत किया है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर केंद्र सरकार द्वारा आयोजित समारोह में बबीता गुप्ता को द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है। सीएम नीतीश कुमार ने भी बबीता गुप्ता को बधाई देते हुए कहा है कि जीविका के तहत अब तक 10,45,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है, जिसमें से 1,30,00,000 से अधिक जीविका दीदियां जुड़ चुकी है। बिहार में 2015-16 में उद्योग की अंचल पूंजी 9.92 हजार करोड़ से बढ़कर 2019-20 में कितने हजार करोड़ हो गई है? तो 15.01 हजार करोड़ हो गई है दोस्तों। लगभग 5 सालों में 6,000 करोड़ की बढ़ोतरी है, यानी 1.5 गुना बढ़ा है। बिहार में जो है दोस्तों गैर कृषि आधारित उद्योग अधिक लगे हैं। ठीक है। राज्य में 2015-16 में 1251 कृषि आधारित उद्योग थे और 2372 कृषि आधारित कारखानों का संचालन होता था। ठीक है। ठीक है ना, गैर कृषि आधारित कारखानों का संचालन होता था। 2019-20 में आंकड़ा बढ़कर 1214 कृषि आधारित उद्योग हो गए और 2215 गैर कृषि आधारित कारखाने संचालित हो रही हैं। 2015-16 में बिहार के कारखानों में 119,000 लोग कार्यरत थे, जबकि 2019-20 में इनकी संख्या बढ़कर 128,000 हो गई है। उत्तर बिहार के जिलों में खासकर मुजफ्फरपुर बहुत बड़े औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। यहाँ पर लेदर तथा टेक्सटाइल उद्योग लगाए जा रहे हैं। बिहार सरकार ने 24 घंटे निर्बाध बिजली देने के लिए बिहार के किन संस्थानों को डेडिकेटेड फीडर से जोड़ने की घोषणा की है? तो देखिए, बिहार में सबसे ज़्यादा अगर बिजली की कहीं आवश्यकता होती है दोस्तों तो वो बिहार के अस्पतालों में है। वहाँ पर 24 घंटे बिजली की आवश्यकता इसलिए होती है कि हमेशा सर्जरी ऑपरेशन वगैरह चलते रहता है, तो निर्बाध बिजली की आवश्यकता है। इसके लिए एसपी बिहार की बिजली कंपनियों से बिहार सरकार ने
बहुत अच्छी खासी रकम दी है कि भाई निर्बाध व्यवस्था की जाए 24 घंटे। देखिए बिहार के अगर अस्पतालों की बात की जाए तो मेडिकल अस्पताल बिहार में 13 है, सदर अस्पताल 36 है, रेफरल अस्पताल 67 है, अनुमंडल अस्पताल 45 है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 533 है, उपकेंद्र 10,258 है, अतिरिक्त प्राथमिक केंद्र 1399 है, और कुल अस्पताल जो है 12,351 है सारे को मिलाकर। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महान साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की जयंती के अवसर पर बिहार में कहा उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया है। तो जयप्रभा अस्पताल के परिसर में कंकड़बाग पटना के सामने रेणु पार्क में इनका उद्घाटन हुआ है। फणीश्वर नाथ रेणु की आदमकद प्रतिमा का इनका जन्म 4 मार्च 1921 में हुआ था। औराही हिंगना गांव के रहने वाले थे। फारबिसगंज अररिया डिस्ट्रिक्ट के बिहार के रहने वाले हैं ये, ठीक है। मृत्यु इनकी 11 अप्रैल 1977 को हुई। तो हिंदी भाषा के साहित्यकार थे ये। उपन्यास मैला आंचल के लिए इन्हें पद्म श्री से भी सम्मानित किया जा चुका है फणीश्वर नाथ रेणु को। देश भर के आकांक्षी 112 जिलों में शामिल बिहार के 13 जिलों ने शिक्षा पर कितनी राशि खर्च की? देखिए दोस्तों, बिहार के साथ साथ पूरे देश भर के 112 आकांक्षी जिलों को शिक्षा के लिए चुना गया था। समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तक पैसे दिए गए थे, लेकिन पूरे भारत के 112 जिलों ने मात्र 36% ही पैसा खर्च किया है। तो ये हमारी देश की व्यवस्था है दोस्तों कि शिक्षा पर पैसा दे रही है केंद्र सरकार, लेकिन राज्य सरकारें खर्च नहीं कर पा रही हैं। तो 13 जिलों बिहार के 13 जिले भी की स्थिति भी बहुत खराब है खर्च के मामले में। देख लीजिए, मुजफ्फरपुर मात्र 33% ही पैसा खर्च कर पाया है समग्र शिक्षा विकास का। अररिया 40.7, औरंगाबाद 40.9 और बांका 23.28% ही खर्च कर पाया है। और भी जिलों की यही स्थिति है। बिहार के पुलिस वर्दी की सिलाई का जिम्मा बिहार सरकार ने किसको दिया? देखिए दोस्तों, बिहार के अस्पतालों, बिहार के पुलिस की वर्दी हो, बिहार के मेडिकल कॉलेजों में खाना बनाने की, ये सारी जिम्मेदारियां जीविका दीदियों को दी गई है। क्योंकि जीविका दीदियों का एक बहुत बड़ा समूह बिहार में बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है। रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी तैयार करने वाले किस रूसी वैज्ञानिक की हत्या कर दी गई है? तो ये आंद्रे बोतिको हैं। इनकी हत्या गला दबाकर कर दी गई है दोस्तों, ठीक है। ये बहुत दुखद घटना है हमारे लिए कि जो वैज्ञानिक एक देश के लिए अपना सब कुछ निछावर कर रहा है, उसकी हत्या कर दी जा रही है। केंद्र सरकार ने किस स्थानों पर जन औषधि केंद्र खोलने का फैसला लिया? देखिए दोस्तों, जन औषधि केंद्र एक ऐसा केंद्र है जहां पर पीएम के द्वारा सस्ती और अच्छी दवाइयां उपलब्ध कराई जाती है। तो केंद्र सरकार ने इसमें एक कदम बढ़ाते हुए जितने भी रेलवे स्टेशन है, भारत के जितने भी रेलवे स्टेशन है, उन सभी रेलवे स्टेशनों पर सस्ती दवाई आपूर्ति के लिए जन औषधि केंद्र खोलने का फैसला लिया है। अब ये जन औषधि जो केंद्र है दोस्तों, पहले 10 मॉडल शहरी स्टेशनों पे खोले जाएंगे। इस समय देश में लगभग 9,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र संचालित हैं। खालिस्तान समर्थकों ने कहां पर हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया है? देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में खालिस्तान समर्थकों ने हिंदू मंदिरों को अपना निशाना बनाया है। हाल ही में टॉम साइजमोर का निधन हो गया। वह पेशे से क्या थे? देखिए दोस्तों, ये अमेरिकी अभिनेता थे। इन्होंने फिल्म सेविंग प्राइवेट रैन में, चर्चित फिल्म थी सेविंग प्राइवेट रैन, उसमें काम किया था, ठीक है। इनका हाल ही में निधन हो गया है। अहमदाबाद में आयोजित गुजरात ओपन गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब पटना के किस खिलाड़ी ने जीत लिया दोस्तों? तो ये अमन राज हैं। अमन राज ने अहमदाबाद में आयोजित गुजरात ओपन गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा ब्रास क्रैश कैरियर कहाँ लगाया जा रहा है? देखिए दोस्तों, पहले जो है आप एनएच के किनारे देखते होंगे, या तो स्टील के या लोहे के जो क्रैश कैरियर लगाए जाते थे, लेकिन वह उसके स्थान पे अब बांस के क्रैश कैरियर लगाए जाएंगे। बांस के क्रैश कैरियर लगाने से क्या होगा कि फिसलन के बाद गाड़ियां जब रोड के किनारे लुढ़केगी तो वो आसानी से फिर से एनएच पे वापस आ सकती हैं। तो भारत के सभी एनएचओ पर लगाया जाएगा। सर्वप्रथम यह बांस कैरियर महाराष्ट्र में वाड़ी वरोरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगाया जा रहा है। अनियंत्रित वाहनों को फिसलन से बचाएगा यह। यूपी के मुजफ्फरनगर के रहने वाले किस व्यक्ति ने अपनी 1.5 करोड़ की संपत्ति सरकार के नाम वसीयत कर दी है? तो ये नत्थू सिंह हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। इन्होंने अपनी संपत्ति सरकार को दान में दे दी है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस प्रकार के उर्वरक के उत्पादन को मंजूरी दे दी है? तो नैनो तरल डीएपी, ठीक है, डाई अमोनिया फास्फोट उर्वरक को मंजूरी दे दी है। इससे जो भारत के किसान है वो आत्मनिर्भर बनने में
महत्वपूर्ण योगदान करेगा ये, ठीक है। नैनो तरल डीएपी का मंजूरी दे दिया है। भारत तथा किस देश के वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर मिशन के लिए मार्सो प्लेन का निर्माण करेंगे? तो भारत और रूस के जो वैज्ञानिक हैं वो मार्सो प्लेन का निर्माण करेंगे। मार्सो प्लेन एक रोबोटिक मानव रहित हवाई वाहन है होगा वो दोस्तों, जो मंगल ग्रह के वातावरण तथा सतह का अध्ययन करेगा। 2024 के अंत तक मार्सो प्लेन का परीक्षण किया जाएगा। 8 से 12 मार्च 2023 तक किस देश के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आने वाले हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के पीएम है दोस्तों, एंथनी अल्बनीस। एंथनी अल्बनीस ऑस्ट्रेलिया के पीएम 8 से 12 मार्च 2023 तक भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड कौन बन गया है? तो ये जियो बना है दोस्तों। भारतीय टेलीकॉम कंपनी जियो दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड बन गया है। गोदरेज इंडस्ट्रीज के नए सीईओ कौन बने हैं? तो विशाल शर्मा को गोदरेज इंडस्ट्रीज का नया सीईओ बनाया गया है। आरबीआई ने अमेजन पर कितने करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है? तो आरबीआई ने अमेजन कंपनी पर 3.06 करोड़ का पेनल्टी लगाया है। गुजरात के नए डीजीपी कौन बने हैं? तो गुजरात के नए डीजीपी विकास सहाय बने हैं। किस राज्य ने शीतलन कार्यक्रम को लागू करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ समझौता किया है? यूएई के साथ। तो तमिलनाडु ने एक कार्यक्रम के लिए यूएई के साथ समझौता किया है। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन है और वहां का राज्यपाल आर.एन. रवि है दोस्तों। कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है 2023 का? तो वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी केरल कर रहा है। केरल के सीएम पिनराई विजयन है और यहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। विश्व के किस देश ने अपनी पहली डिजिटल जनगणना और आवास गणना की शुरुआत की है दोस्तों? तो ये पाकिस्तान है जिसने अपनी देश की पहली डिजिटल गणना और आवास गणना की शुरुआत की है। पाकिस्तान के जो पीएम है अभी शहबाज शरीफ हैं और राष्ट्रपति जो आरिफ अलवी हैं। पाकिस्तान अभी अपने देश के आर्थिक संकटों से बहुत जूझ रहा है। बाल यौन शोषण सामग्री पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो नई दिल्ली में बाल यौन शोषण सामग्री पर आयोजन किया जा रहा है। 21 वर्षीय जेस्विन एल्ड्रिन ने दूसरी एफएफआई राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में पुरुषों की लंबी कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये किस राज्य के रहने वाले हैं? तो ये तमिलनाडु राज्य का रहने वाले हैं दोस्तों। इन्हें लंबी कूद में रिकॉर्ड तोड़ा है। कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? तो ये उत्तराखंड का दोस्तों, ये उत्तराखंड सरकार जो है भारत का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगी। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित हो रहा है? तो नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का चौथा संस्करण। कौन सी विदेशी एयरलाइन सबसे बड़ी एयरलाइंस के रूप में उभरी है? तो एमिरेट्स एयरलाइन जो है सबसे बड़ी एयरलाइंस के रूप में उभरी है। हाल ही में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के शासी बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी कौन कर रहा है? तो ये भारत कर रहा है दोस्तों। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन का। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। बिम्स्टेक के सदस्य भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका तथा थाईलैंड है। बिम्स्टेक के महासचिव तेंजिन लेकफेल हैं, ठीक है, तेंजिन लेकफेल हैं। हाल ही में किस देश ने सौर ऊर्जा को बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ समझौता किया है? तो ये बांग्लादेश है दोस्तों, जिसने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ समझौता किया है। साल 2023 के लिए ऑस्कर की प्रेजेंटेटर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये दीपिका पादुकोण जो भारतीय अभिनेत्री उनको चुना गया है। भारत का छेल्लो शो तथा RRR के नाटू नाटू को ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन मिला है। तो दोस्तों ये रहा 5 फरवरी 2023 का इंपॉर्टेंट वीडियो करंट अफेयर्स। दोस्तों इसको देखिए, इसमें सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को चुना गया है, बिहार करंट अफेयर्स को चुना गया है, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।